नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। आज भी मैं वही दोहराऊंगा जो मैं हमेशा से करता आया हूँ, यानी आपको खुशियों की सौगात देने के साथ साथ कुछ काम की बातें भी बताऊंगा। यह हफ्ता बहुत खास रहा क्योंकि लगभग 4 महीने पहले मेरे पास एक ऐसा कपल आया था जिनकी रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स थी और कल ही वो मेरा शुक्रिया अदा करने हमारे घर आए थे। जब वो पहली बार मिले थे तो लेडी ने मुझे रोते हुए बताया था कि उनके हस्बैंड अब उनसे प्यार नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते। मैंने जब उनसे कुछ सवाल पूछने शुरू किए तो समझ में आया कि हस्बैंड की इनकम इतनी तो थी कि घर का गुजारा ठीक से चले, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि ज़िंदगी में ऐश और आराम भी आ सके। जबकि पत्नी के मायके में सब लोग काफ़ी अमीर थे, पत्नी के शौक खर्चीले थे और वो हमेशा घर के लिए ज़रूरी बाकी चीज़ों की परवाह ना करके भी ऐशो आराम की महंगी चीज़ें खरीदने की ज़िद करती थी और पतिदेव उन्हें समझाते रह जाते थे। वो हमेशा अपने पति को यही कहती रहती थी, मैंने तुम्हारी खातिर अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपनी सहेलियां छोड़ी, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने मनपसंद की कुछ चीज़ें खरीद सकूं? पतिदेव ने मुझसे कहा कि ये तो सच है कि पत्नी अपना घर, परिवार, सहेलियां सब कुछ छोड़ती हैं। ये भी सच है कि अपनी पत्नी अपना शरीर पति को देती है। ये उसके समर्पण की, डेडिकेशन की, लॉयल्टी की निशानी है। लेकिन पति के पास अपना प्यार सिद्ध करने का तरीका क्या सिर्फ यही होना चाहिए कि वो पत्नी के ताने सुनता रहे, लड़ाइयाँ बर्दाश्त करता रहे और उसकी हर जिद चुपचाप मानता रहे? वो भी तब जब घर की बाकी ज़रूरतों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत पहले हो। पत्नी का मायका अमीर हो तो इसमें पति का क्या कसूर है? पति अगर पत्नी का हर महंगा शौक पूरा नहीं कर सकता तो इसमें पति का क्या कसूर है? इस बात को लेकर पत्नी हमेशा ताने ही देती रहे, झगड़ा ही करती रहे, तो पति क्या करे? उनका सवाल था कि पति के पास अपना समर्पण सिद्ध करने का, अपनी डेडिकेशन प्रूव करने का, अपनी लॉयल्टी प्रूव करने का क्या साधन है? पति के पास अपना प्यार सिद्ध करने का क्या साधन है? क्या पैसे खर्च करना ही प्यार जताने का तरीका है पति के लिए? क्या महंगी चीज़ें खरीदना ही प्यार जताने का तरीका है पति के लिए? सवाल वाजिब है और इस पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है। यह सच है कि सभी पत्नियां ऐसी नहीं होती, बल्कि सच ये है कि ज़्यादातर पत्नियां ऐसी नहीं होती। ज़्यादातर पत्नियां घर की ज़रूरतों के लिए अपनी ज़रूरतें इग्नोर कर देती हैं, यहाँ तक कि अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखती। घर की भलाई के लिए हर तरह का बलिदान करती हैं, खुद पिसती रहती हैं पर शिकायत नहीं करती। पर यह भी सच है कि हर घर की अलग कहानी है और एक इलाज हर घर पर, हर परिवार पर, हर कपल पर लागू नहीं होता। लेकिन ये भी एक सच है कि हर मामले से, हर केस से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं जो हमारे काम आएगा, हमारे व्यवहार को बैलेंस करने के काम आएगा और हमारे घर परिवार में शांति और खुशी का कारण बनेगा। इसलिए मैं ऐसे हर केस की चर्चा आपसे करता हूँ ताकि उस केस को सुलझाने में मैंने जो सीखा, उस कपल ने जो सीखा, उसका लाभ आपको भी मिल सके।
ये मसला ऐसा है जो हम सबके परिवार से जुड़ा है, हम सबके अपने जीवन से जुड़ा है, इसलिए इसकी गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात कर रहा था कि लंबे शादीशुदा जीवन के बावजूद कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि साथ रहना मुश्किल हो जाता है और अलगाव की सिचुएशन आ जाती है। समझने की बात यह है कि ऐसे हालात पैदा होते क्यों हैं, और दूसरी बात यह है कि ऐसे हालात पैदा ही ना हो उसके लिए क्या किया जाए। इसका इलाज है, हम इलाज की चर्चा करेंगे और डिटेल में करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस लाइव सेशन के बाद इसका वीडियो दोबारा भी देखिएगा, तिबारा भी देखिएगा। 3-4 बार देखने से आपको जो असल में समझ में आएगा कि जीवन कैसे बदल गया, कैसे बदल गया आपका अपना जीवन और आपके परिवार को क्या मिला। इसलिए मेरी बातों को खूब गौर से सुनिएगा। अपनी बात हम जारी रखेंगे और कई और काम की बातें भी बताएंगे, पर पहले हम इस खास सेशन के लिए गृह लक्ष्मी टीम का धन्यवाद कर लें, जिनकी मेहनत से ये सेशन पॉसिबल हो पाते हैं और हम और आप एक दूसरे के रूबरू होते हैं हर हफ्ते। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पोटली खुशियों की, और आज हम रिलेशनशिप्स पर फोकस करेंगे, तसल्ली से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी बारीकियों में जाएं और कुछ नया सीखने की जुगत करें। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आपके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, सब्सक्राइब करना या न करना आपकी चॉइस है। आइए अब आज के टॉपिक की बात करते हैं, और आज का टॉपिक है पोटली खुशियों की। मैं आज आपसे एक खास सीक्रेट शेयर कर रहा हूं। अपने कॉरपोरेट लाइफ से मुझे एक बड़ी सीख मिली, और वो सीख ये है कि आप किसी भी तरह से रिलेशनशिप्स पर फोकस करें तो आपकी सक्सेस हमेशा गारंटीड होती है। परिवार में भी, जॉब में भी, रिश्तेदारी में भी, दोस्तों के साथ भी। तो आज हम उसकी बात करेंगे। जीवन कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। कहीं सड़क बहुत संकरी है, नैरो है, और इसमें तीखे मोड़ भी हैं और खड्डे भी हैं, स्पीड ब्रेकर भी हैं, और कहीं ऐसा भी है कि सड़क के एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई। संभल कर चलना पड़ता है, बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है, वरना एक्सीडेंट होते देर नहीं लगती। पति पत्नी का रिश्ता यूं भी गुंझल भरा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है ये। कारण ये है कि हर जीवन साथी चाहता है कि उसका पार्टनर अच्छा दिखे, अच्छा लगे, सफल हो, दुनिया में सराहा जाए और उसे भी भरपूर प्यार दे। नियत पॉजिटिव है, लेकिन इच्छाएं कई बार ऐसी होती हैं जिनको समझना और समझाना मुश्किल होता है, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ये एक सच है
कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहले डेटिंग होती है, एक दूसरे को समझने का कुछ ज़्यादा मौका होता है। इस दौरान अगर लगे कि स्वभाव नहीं मिलता तो ब्रेकअप हो जाता है। कोई इरिटेशन नहीं, कोई इल विल नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि दोनों जानते हैं, क्लैरिटी है दोनों में, क्लियरली जानते हैं कि अभी दोनों एक दूसरे को परख रहे हैं और ये समझने की कोशिश में हैं कि क्या सामने वाला आदमी हमारा पार्टनर बनने के काबिल है, क्या हम अपने पार्टनर के स्वभाव को, उसके टेम्परामेंट को, उसकी इमोशनल नीड्स को, उसके मूड स्विंग्स को समझ पा रहे हैं, क्या हम इन सब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्या हम इन सब से एडजस्ट करना चाहते भी हैं या नहीं, क्या हम इन सब कमियों और खूबियों के बावजूद जीवन भर इनके साथ रहना चाहेंगे, इनको एक्सेप्ट कर सकेंगे, प्यार कर सकेंगे। भारत में भी, हमारे देश में भी लव मैरिजेस होती हैं, होती ही हैं, अब थोड़ा ज़्यादा होती हैं और सोसाइटी इसे एक्सेप्ट भी कर रही है। फिर भी आज भी ज़्यादातर शादियां परिवार तय करते हैं और उनको आपस में मिलने जुलने और एक दूसरे को समझने का वैसा मौका कई बार नहीं मिलता जैसा वेस्टर्न कंट्रीज़ की कल्चर में है। यहाँ हमारे देश में कुंडली मिलाई जाती है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। समस्या तब आती है जब स्वभाव नहीं मिलाए जाते, रुचियाँ नहीं मिलाई जाती, ब्लड ग्रुप नहीं मिलाया जाता। शादी के बाद भी इस डायरेक्शन में कोई कॉन्शियस या अदरवाइज कोई एफर्ट नहीं होता, ख्याल ही नहीं आता। शुरू शुरू में इसका पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि शारीरिक आकर्षण बहुत मजबूत होता है। हनीमून पर जाकर कपल ये समझता है कि हमने काफ़ी समय आपस में गुजार लिया, एक दूसरे को समझ लिया, अब प्यार पक्का हो गया, जबकि सच इसके बिल्कुल उलट है। हनीमून पर परिवार साथ नहीं होता, सास ससुर साथ नहीं होते, दूल्हे पर परिवार का, जॉब का, बिजनेस का कोई प्रेशर नहीं होता और दुल्हन पर उस वक्त घर संभालने की जिम्मेदारी नहीं होती, सास ससुर से, देवर ननद से निभाने की फिक्र नहीं होती। वो एक्सपीरियंस एकदम अधूरा है, आधा बनावटी है। तब सिर्फ शरीर होता है, शरीर का आकर्षण होता है। ये आकर्षण कुछ साल तो चलता है पर हमेशा नहीं चलता। हर रिलेशनशिप को कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ता है, ईस्ट हो या वेस्ट, हमारा देश हो या वेस्टर्न कंट्रीज़ हों। पति पत्नी में झगड़े भी होते ही हैं, गलतफहमियां भी होती हैं, तनाव भी होता है, टेंशन होती है, डिसएग्रीमेंट भी होती है, पर अगर पति पत्नी समझदार हों तो इनका फ़ायदा होता है क्योंकि इनमें एडजस्टमेंट की समझ आ जाती है। एक दूसरे की आदतों का, ज़रूरतों का, कमियों का भी पता चल जाता है और हम उनसे एडजस्ट करना सीख लेते हैं। पुराने ज़माने में शादियां नहीं टूटती थी क्योंकि लड़कियों को सिखाया जाता था कि ससुराल उनका असली घर है। लड़कियां डोली में जाती थी और अर्थी में निकलती थी। पति कैसा भी हो, शराबी हो, निकम्मा हो, जुआरी हो, तो भी पत्नी सिर्फ एडजस्ट करती थी। वो उसकी सीख में शामिल था, उसे यही सिखाया जाता था। वो बेचारी पिसती रहती थी पर घर नहीं छोड़ती थी। अब वो ज़माना नहीं है। अब पत्नी अबला नहीं है, पत्नी सिर्फ हाउसवाइफ हो तो भी एक हद के बाद बर्दाश्त नहीं करती, करना भी नहीं चाहिए। पर क्या घर छोड़ देना, क्या मायके वापस चले जाना या अकेले रहने लगना ही इसका एकमात्र इलाज है, ओनली सॉल्यूशन है? क्या यही एक रास्ता है कि सेपरेशन हो जाए या तलाक हो जाए? इस अंतर को समझना ज़रूरी है क्योंकि रिश्तों की बुनियाद इसी समझ पर टिकी है। जीवन आगे बढ़ने के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, उम्र के हर मोड़ पर हमारी सोच बदलती है, ज़रूरतें बदलती हैं, परिवार के हालात बदलते हैं, शरीर की ताकत में, ऊर्जा में, एनर्जी में फ़र्क आता है। क्या हम इन बातों को समझने के लिए तैयार हैं? हार्मोन्स में फ़र्क आता है, उससे स्वभाव में फ़र्क आता है।
क्या हमें किसी हमदर्द की सलाह लेनी चाहिए, या क्या हमें किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है, किसी प्रोफेशनल काउंसलर की सलाह लेने की ज़रूरत है? इस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। इससे रिश्ते बच सकते हैं, परिवार बच सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच सकते हैं, और बच्चों का फ्यूचर खराब होने से बच सकता है। जीवन में सुख हो, सुविधा हो, सुख सुविधा की इच्छा हो, लेकिन रिश्ते उससे पहले आएं, परिवार उससे पहले आए, जीवन उससे पहले आए, हम खुद उससे पहले आएं, क्योंकि हल जो मिले टोटलिटी में मिले, ताकि आपको उससे सचमुच फ़ायदा हो सके। एक लड़की जब किशोरी होती है, टीन एज की होती है, तो उसकी सोच शिक्षा और अपने माता पिता और भाई बहनों तक लिमिटेड रहती है। जवान हो जाने पर वो करियर के बारे में सोचने लगती है। शादी हो जाने पर वही लड़की जब बहू बनती है, तो जब लड़की बहू बनती है तो उसकी विचारधारा में और बड़े परिवर्तन आते हैं। पहली बार माँ बनने के बाद उसके विचार कुछ और बदलते हैं। 40-45 साल की उम्र पर विचारों में फिर परिवर्तन आता है, और सास बन जाने पर सोच एक बार फिर बदलती है। एक ही लड़की के जीवन में अलग अलग सिचुएशंस में, थॉट प्रोसेस में, विचारधारा में परिवर्तन होता है। ज़रूरतें बदल जाती हैं तो सोच भी बदल जाती है। अक्सर हम ये ही बात नहीं समझ पाते कि एक ही आदमी इतना क्यों बदल गया। हम तो शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, या अब तुम पहले जैसी नहीं रही, अब तुम बदल गए हो, अब तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, अब तुम मेरी बात नहीं सुनते, अब तुम मेरी बात समझ ही नहीं पाते, वगैरह वगैरह। दरअसल हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि समय के साथ साथ ज़रूरतें बदली हैं तो सोच भी बदलेगी ही। इस समझ का होना बहुत ज़रूरी है, वरना रिश्तों में गड़बड़ी की शुरुआत यहीं से होती है। रिश्ते एक दिन में नहीं सूख जाते, उनमें धीरे धीरे गर्माहट कम होती चलती है, और आरामदायक गर्माहट के बजाय निराशा, हताशा और गुस्से की आग भरनी शुरू हो जाती है। एक दूसरे पर से विश्वास उठ जाता है, बातचीत बंद हो जाती है, और अगर बातचीत होती भी है तो बातचीत के बजाय झगड़े शुरू हो जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि एक दिन दोनों ये समझ लेते हैं कि उनका रिश्ता अब उन पर बोझ है। बर्डन बन जाए रिश्ता तो मुश्किल हो जाती है, और ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है। पति पत्नी के रिश्ते में हो सकता है, भाई भाई के रिश्ते में हो सकता है, भाई बहन के रिश्ते में हो सकता है, पिता पुत्र के रिश्ते में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए इसकी सीरियसनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस सीरियसनेस की सिचुएशन में हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसी हालात आ ही गई तो क्या हम किसी समझदार दोस्त से सलाह लें, या परिवार के किसी बुज़ुर्ग की सलाह लें, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो रिश्ता खराब होने से पहले ही किसी प्रोफेशनल काउंसलर की सलाह लें। पर काउंसलर के पास जाने से पहले भी एक तरीका आजमाएं, एक टोटका आजमाएं, तो शायद बात बन सकती है। घर में ही बात बन सकती है, बिना किसी को बताए बात बन सकती है। और वो तरीका है, वो टोटका है कि अपनी बात कैसे समझाएं कि सामने वाले को बात समझ भी आ जाए और उन्हें बुरा भी ना लगे। जब हम अपने किसी कर्मचारी से बात करते हैं, या सीनियर ऑफिसर से बात करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, या किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं, तो हम फॉर्मेलिटी का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन आपसी रिश्तों में फॉर्मेलिटी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, और हम अक्सर जाने अनजाने अपने साथी की इमोशंस को हर्ट कर बैठते हैं। और ऐसा जब लंबे समय तक चलता है
तो कहानी तलाक पर जाकर ख़त्म होती है। गड़बड़ ये है कि अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि सामने वाले को हमारे वर्ड्स से भी ज़्यादा चोट हमारी टोन और हमारे हाव भाव ने, एक्सप्रेशंस ने पहुंचाई है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारे वर्ड्स का असर होता है, शब्दों के चुनाव से, चॉइस ऑफ वर्ड से फ़र्क पड़ता ही है, पर उससे कहीं ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ता है कि बोलते समय हमारी टोन कैसी थी, उसमें सटायर था, व्यंग था, गुस्सा था, हिकारत थी या प्यार था। इसी तरह बोले गए शब्दों से भी ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो हम कह रहे हैं उसे कहते हुए हमारे एक्सप्रेशंस कैसे थे, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। हमारी टोन और हमारी बॉडी लैंग्वेज का बहुत गहरा असर पड़ता है, वर्ड्स से भी ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। अफसोस की बात यह है कि आपसी रिश्तों में इसी बात का हम ध्यान नहीं रखते, और जब सिचुएशन विस्फोटक हो जाती है और होती चलती है तो रिज़ल्ट ये आता है कि ज्वालामुखी फटता है एक दिन और सारा लावा बाहर निकलता है, रिश्ते चटक जाते हैं। यहाँ कोई गुणा भाग नहीं चलता, कोई मैथ नहीं चलता, इमोशंस चलती हैं, भावनाएं चलती हैं। इसलिए अपनी बात समझाने का तरीका समझना ज़्यादा ज़रूरी है। बात समझाने का तरीका समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से जिन्होंने मेरे पिछले सेशन देखे हैं वो जानते हैं कि अपने जीवन में मैं अपनी माता जी से बहुत अटैच्ड रहा हूँ, और उसका कारण ये है कि मेरी माँ ने मुझे जीवन में एक बार भी नहीं डांटा। वो हमेशा हम सबको सिर्फ इंस्पायर करती थी, उत्साहित करती थी, एनकरेज करती थी। कोई काम गलत हो जाता था तो उसको सही ढंग से करने का तरीका बताती थी, और हमारी क्रिटिसिज्म भी ऐसे करती थी कि दिल करता था सारी उम्र उनकी गोद में बैठकर क्रिटिसिज्म सुनते रहें। क्या ये आपको अजीब नहीं लगता कि कोई बच्चा ये कहे कि वो अपनी क्रिटिसिज्म सुनना चाहता है? इस क्रिटिसिज्म की जो साइंस है, इस क्रिटिसिज्म की जो आर्ट है, आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। क्रिटिसिज्म की ये आर्ट, क्रिटिसिज्म की ये साइंस खुशियों का सैंडविच है। ये आज आपको मेरा एक अनमोल गिफ्ट है, ध्यान से सुनिएगा। आपका बच्चा शरारत पर शरारत किए जा रहा हो, आपकी बात ना मान रहा हो, पढ़ाई ना करता हो, खाना खाने में आनाकानी करता हो, दूसरे भाई बहनों से लड़ता रहता हो, आपको बार बार जताता रहता हो कि आप दूसरे बच्चों को ज़्यादा प्यार करती हैं, तो आप क्या करेंगी? जब ये मजबूरी ही हो जाए कि बच्चे को उसके बिहेवियर के बारे में या कारगुजारी के बारे में सच्ची और सही फीडबैक देनी है, और सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो कि फीडबैक देना ज़रूरी हो जाए, और वो भी तब जबकि फीडबैक पॉजिटिव ना हो, जब बच्चे के बिहेवियर में या उसकी कारगुजारी में, उसकी परफॉर्मेंस में बहुत सी ऐसी कमियां हों जिनका जिक्र इसलिए ज़रूरी हो ताकि वो कमियां ठीक हो सकें। तो आपको अपनी नेगेटिव फीडबैक कैसे शेयर करनी चाहिए? मेरा जवाब है कि सैंडविच बनाइए। ये है तरीका कि पहले नीचे ब्रेड का पीस लगाइए, यानी बच्चे की किसी सचमुच की खूबी के बारे में बात कीजिए, उसकी उस खूबी की सच्ची प्रशंसा कीजिए। अब उसमें मसाला भरिए, स्टफिंग कीजिए, यानी उसके गलत व्यवहार के बारे में अपना नज़रिया क्लियर कीजिए, अपना नज़रिया बताइए। यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, अपनी बात कहिए, गोल मोल नहीं, बिल्कुल क्लियर कहिए, पर यूं कहिए कि इसकी जगह अगर ये होता तो क्या ही अच्छा होता। उसे सजेशन साथ में दीजिए, क्योंकि इसमें ये परेशानी है। अब इसमें थोड़ी सी सॉस डालिए, यानी कुछ मीठा मीठा बोलिए। उसके बाद ब्रेड का ऊपर का पीस लगाइए, यानी बच्चे के बिहेवियर की किसी और अच्छाई के बारे में बात कीजिए। उसके ऊपर मेयोनीज लगाइए, फिर मीठी क्रीम लगाइए, पनीर लगाइए, जितनी भी मीठी मीठी परतें और जोड़ सकें जोड़ लें। फिर देखिए कि बच्चे का बिहेवियर कैसे बदलना शुरू होता है। एकदम से तो कुछ नहीं बदलेगा,
कुछ समय तो लगेगा, कुछ टाइम तो लगेगा, पर आपको फ़र्क पहली बार से ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। यही तरीका अगर आप परिवार के दूसरे मेंबर्स के साथ अपनाएं, अपने जीवन साथी के साथ अपनाएं, तो आप अपनी बात कह भी लेंगे और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। रिश्ता टूटने की नौबत ही नहीं आएगी और खुशियों की पोटली हमेशा खुली रहेगी। प्यार बंटता रहेगा, प्यार बढ़ता रहेगा और जीवन खुशहाल हो जाएगा। अब मैं आपको एक और गिफ्ट दे रहा हूँ, एक और टोटका दे रहा हूँ, एक और मंत्र दे रहा हूँ, और वो मंत्र इतना कीमती है कि 10 करोड़ में भी वो सस्ता है। और उस मंत्र का नाम, उस फॉर्मूले का नाम है 3 चेयर फॉर्मूला। मैं बताता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और मेरे परिवार के किसी दूसरे सदस्य को वो व्यवहार, वो बिहेवियर चुभ रहा है और वो मुझसे शिकायतें कर रहे हैं, पर मैं अपने व्यवहार को सुधार नहीं रहा हूँ, तो किस तरीके से उस बात को कहा जाए, समझा जाए, सोचा जाए और अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाया जाए, अपने बिहेवियर को बदला जाए। मैंने यही तरीका उस कपल के साथ आजमाया। पहले हस्बैंड को बुलाया अलग, बीवी को दूसरे कमरे में बैठा दिया, फिर 3 चेयर्स लगा दी। हस्बैंड को कहा, अब आप अपनी भावनाएं, अपनी इमोशंस बताइए कि आपको अपनी बीवी में क्या गलत लग रहा है। उन्होंने बोलना शुरू किया, ये है, ये है, ये है, हमेशा जिद करती है, खर्चीली है, परवाह नहीं करती, घर की ज़रूरतों की तरफ ध्यान नहीं देती, महंगी चीज़ें चाहिए, घर का बजट कैसे संभालें, मेरी इनकम जो है वो है, मैं उस इनकम को तो बढ़ा नहीं सकता, मेरी सैलरी है, तो उसी सैलरी में गुजारा करना इसका फ़र्ज़ है। पति ने ये बातें कही। फिर मैंने कहा, अब आप दूसरी चेयर पे बैठ जाओ और इमेजिन करो कि आप अपनी बीवी हो और उनकी तरफ से बोलो। तो उन्होंने इमेजिन करना शुरू किया और ये कहना शुरू किया, मैं तो हमेशा इनका भला चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ ये सुंदर लगें, मैं अपनी साड़ी नहीं खरीदना चाहती, मैं ये चाहती हूँ ये अच्छा कोट पहने, इनका कोट, इनकी पैंट, इनके कपड़े ज़्यादा अच्छे दिखें, इनके शूज़ ज़्यादा अच्छे दिखें, इनकी टाई ज़्यादा अच्छे दिखें, मैं पैसे उन पर खर्चना चाहती हूँ, मैं इस चीज़ पर पैसे खर्चना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे समाज में अच्छे दिखें, मेरे बच्चों की एजुकेशन अच्छे महंगे स्कूल में हो ताकि वो ज़िंदगी में काबिल हो सकें। मैं इसलिए पैसे नहीं खर्च करना चाहती कि मैं पैसे खर्च करना चाहती हूँ, मैं घर की भलाई के लिए पैसे खर्च करना चाहती हूँ। ये बात इनको समझा नहीं पाती। मैंने लड़के भी देख लिया, प्यार करके भी देख लिया, हर तरीके से समझा लिया, ये मानते ही नहीं। ये बात पति ने खुद कही अपने मुंह से, अपने आप को पत्नी के रूप में इमेजिन करके। अब मैंने कहा, आप तीसरी कुर्सी पे बैठ जाइए और इमेजिन कीजिए कि घर का कोई बुजुर्ग आप दोनों को समझा रहा है, पति को भी और पत्नी को भी, तो वो क्या कहेंगे। अब उस पति देव ने ये कहना शुरू किया, ठीक है बेटा, आप चाहती हो कि आपका पति सुंदर लगे, लेकिन बजट तो उतना ही है। और पति को भी ये कहा कि आपकी पत्नी तो आपकी भलाई चाहती है, आपने बजाय उसकी इमोशंस को समझने के, उसके दिमाग को पढ़ने के, आपने उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि उसके मायके वाले अमीर हैं। ये बात भी पति ने खुद कही, जबकि कोई बुजुर्ग नहीं था, किसी बुजुर्ग से उन्होंने सलाह नहीं ली थी, पर उन्होंने जब इमेजिन किया तो इस समस्या का हल इतना शानदार निकला कि समस्या ही खत्म हो गई। यही प्रोसेस हमने पत्नी के साथ दोहराई। उन्होंने भी लगभग वैसी ही बातें कहीं, तब उनको रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि उनके पति सिर्फ गलत नहीं है, कुछ वो भी गलत हैं। ऐसे ही पति को महसूस हुआ कि हर बात में उनकी पत्नी ही गलत नहीं है, कुछ वो भी गलत हैं। दोनों ने एक दूसरे की नीयत को समझा, बात कहने के पीछे की कारण को समझा, और दोनों में जो समझौता हुआ वो इतना पक्का हो गया कि कल 4 महीने बाद जब वो हमारे घर दोबारा आए तो उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। ये 3 चेयर फॉर्मूला ज़िंदगी में आप हर जगह अपना सकती हैं, हर सिचुएशन में अपना सकती हैं, और किसी भी रिश्ते के टूटने से बचाने का इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है। ये गिफ्ट संभाल करके रखिए।
और सब में बांटिए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सबने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहें तो मेरी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। मेरी ईमेल आईडी है भी ऐसी जो आपके लिए याद रखना बहुत आसान है। और बाय द वे, अगर भूल भी जाएं तो रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लें, मेल आईडी भी मिल जाएगी और व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। तो फिर मैं दोहराता हूं कि आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कोई सुझाव देना हो, तो आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी pkk@indiatotal.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। प्लीज़ ध्यान दीजिए कि सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन नहीं करना है। आपका संदेश देखकर मैं जवाब ज़रूर दूंगा और अगर ज़रूरत होगी तो दोनों की सुविधा के मुताबिक बातचीत का टाइम भी तय कर लेंगे। इसके साथ ही आपकी प्रिय पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के लाइव सेशन का आज का टॉपिक पोटली खुशियों की अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पी.के. खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।